नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। गुजरात में राउंड 2 का चुनाव प्रचार आज रुक गया। प्रधानमंत्री मोदी ने 31 से ज्यादा रैलियां की, 3 मेगा रोड शो किए। सिर्फ अहमदाबाद में मोदी के रोड शो में 10 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए। यह कहा जा रहा है कि गुजरात का चुनाव प्रचार बिल्कुल लोकसभा चुनाव के स्टाइल में लड़ा जा रहा है। चुनाव प्रचार थमने के बाद इस वक्त कौन सी पार्टी क्या कर रही है, कौन से नेता क्या कह रहे हैं, अब वोटर के पास लाउडस्पीकर से नहीं, सीधे मोबाइल से मैसेज पहुंचाया जा रहा है। अगले राउंड में क्या करना है, क्या नहीं करना है, सोशल मीडिया से हिंदू इलाकों में, मुस्लिम मोहल्लों में क्या क्या फैलाया जा रहा है, किस पार्टी का वर्कर कितना एक्टिव है, कौन सी पार्टी व्यस्त है, कौन सी पार्टी अभी से परास्त दिख रही है। गुजरात चुनाव की सबसे सीक्रेट रिपोर्ट, गुजरात चुनाव की सबसे एक्सक्लूसिव रिपोर्ट अब आप देखने जा रहे हैं। मोदी के नाम का, मोदी के चेहरे का इंपैक्ट। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो क्या गुजरात में मोदी का वोट, हिंदुओं का वोट इंटैक्ट है? गुजरात का पहला चरण सियासी समीकरण का था, तो दूसरा चरण ध्रुवीकरण का होगा। क्या 89 सीटों पर मोदी फैक्टर ही चला? क्या बाकी बची 93 सीट पर मोदी का ही मैजिक दिखेगा? की बार मोदी सरकार, मोदी आएगा। मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। तो मुमकिन है। एक फेज खत्म, दूसरे फेज का काउंटडाउन। क्या मोदी लहर का हो रहा है असर? क्या राहुल, केजरीवाल, भाईजान सबके सब हो रहे हैं बेअसर? वोटर ने किसकी बात ज्यादा सुनी? राउंड 1 में किसे सिक्योर किया, किसे इग्नोर किया? राउंड 2 में किसे बम्पर वोट मिलेगा, किसे चोट लगेगी? गूगल ट्रेंड्स पर किसने अभी से लीड ले ली है? ट्विटर ट्रेंड्स में किसकी तूती बोल रही है? व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर गुजरात वाली कौन सी थ्योरी चल रही है? सबके मोबाइल वाले सर्च इंजन में मोदी मोदी ही चलेगा, या केजरीवाल और राहुल का भी ऑडियो वीडियो वायरल होगा? ओवैसी के आंसू वोट दिलाएंगे या गुजरात के रण में यूं ही बह जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी अभूतपूर्व विजय प्राप्त करेगी। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सीताराम। अल्लाह कामयाब कर दे या अल्लाह साबिर का मिले बना दे, ताकि हम अपनी जिंदगी में दोबारा कोई बिल्किस को ना देखें। गुजरात में ग्राउंड पर क्या हो रहा है? किसका कितना इंपैक्ट दिख रहा है? गुजरात की लड़ाई अब जय सिया राम बनाम रावण पर आ गई है। इसमें ओवैसी फैक्टर भी है। हर चुनाव के गेम चेंजर मोदी भी हैं, योगी भी है। आज गुजरात डबल इंजन की सरकार, यूपी के बाबा के आक्रामक तेवर भी हैं। कांग्रेस मुक्त भारत का स्लोगन भी है। आप सब सहमत हैं? कांग्रेस को विसर्जन का जो सपना बापू का है, उस सपने को साकार करने का वक्त आ गया है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। दूसरे चरण की वोटिंग से ठीक पहले मोदी ने एक लाइन दी है, और वो लाइन है बीजेपी इज ट्रस्ट। मोदी इस ट्रस्ट को बाकी बची 93 सीटों पर हिंदुओं और मुसलमानों के वोट में कैसे तब्दील करेंगे? ये समझने के लिए पहले आपको डिजिटल वर्ल्ड को खंगालना होगा।
राउंड 2 में ध्रुवीकरण का एक हिंट आपको वहीं से मिलेगा। सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर मोदी के विरोधियों ने जय सिया राम वाली स्क्रिप्ट यूं ही नहीं फिट की है। हिंदू वोटर्स को लुभाने के लिए, मोदी को कमजोर दिखाने के लिए ये नैरेटिव जानबूझकर फिट किया गया है और इसकी एक पृष्ठभूमि है। 22 नवंबर से 27 नवंबर के बीच कांग्रेस के फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स को डिकोड करने पर यह पता चला है कि दोनों ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कांग्रेस के 75% पोस्ट्स सिर्फ और सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा तक सीमित थे। रही बात गुजरात चुनाव की, तो इस दौरान कांग्रेस के फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर 20% से भी कम पोस्ट ऐसे थे जो गुजरात चुनाव या कांग्रेस पार्टी के कैंपेन से जुड़े थे। और गहराई से जांच करने पर पता चला है कि उस पीरियड में कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से 15% ट्वीट्स गुजरात इलेक्शन से जुड़े थे। इस दौरान कांग्रेस के हैंडल्स से 280 ट्वीट्स हुए, लेकिन सिर्फ 42 ट्वीट्स में गुजरात में हुए कांग्रेस की रैलियों का जिक्र था। इसी दौरान फेसबुक पर 22% पोस्ट ही गुजरात चुनाव से जुड़े थे, जबकि कांग्रेस के मेन हैंडल्स से किए गए 75% पोस्ट राहुल की भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े थे। सवाल यह है कि पहले चरण के चुनाव से पहले जो कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया पर गुजरात चुनाव का जिक्र तक नहीं कर रही थी, अब अचानक उसी पार्टी के नेताओं की टाइमलाइन पर जय सिया राम क्यों होने लगा? क्या राहुल को पहले चरण का अंदाजा लग गया है? क्या इसीलिए दूसरे चरण के ठीक पहले हिंदुओं का वोट अपनी ओर खींचने वाला डायलॉग मारा गया है? और जय सिया राम वाला हैशटैग ट्रेंड कराया गया है। जय सिया राम, जय सिया राम। अब जय सिया राम का मतलब क्या है? ये पंडित जी ने मुझे बताया, सीखा हूं मैं, यात्रा पे बहुत कुछ सीखा हूं। जय सिया राम का मतलब क्या है? दिग्विजय जी ताली बजा रहे हैं। जय सिया राम का मतलब जय सीता जय राम। मतलब क्या कि सीता और राम एक ही हैं, सीता और राम एक ही हैं, इसलिए नारा है जय सिया राम या जय सीताराम। तीसरा नारा जय श्री राम, उसमें हम राम भगवान की जय करते हैं। बीजेपी के लोग जय श्री राम करते हैं, मगर कभी जय श्रिया राम और हे राम क्यों नहीं करते? राहुल ने गुजरात के दूसरे चरण में पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए जय सिया राम के नाम पर नई बहस तो छेड़ दी, लेकिन वो अपना होमवर्क ठीक से करके नहीं आए थे। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, अब देखिए। पहले राहुल के बयान का एक हिस्सा दोबारा सुनिए, फिर मोदी का ऑडियो सुनिए। बीजेपी के लोग जय श्री राम करते हैं, मगर कभी जय श्रिया राम और हे राम क्यों नहीं करते? सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम, जय सिया राम। बीजेपी राहुल गांधी को इसीलिए चुनावी हिंदू का ताना मारती है और बीच चुनाव राहुल ने ध्रुवीकरण वाला जो दांव खेला है वो अब उन्हीं पर उल्टा पड़ता दिख रहा है। बीजेपी ने इसे हाथों हाथ पिक कर लिया है। जिसने और जिसके परिवार ने भगवान राम के अस्तित्व को एक एफिडेविट में नकार दिया था, मुझे खुशी है कि अभी जीवन के एक अलग ही पड़ाव पर उनको प्रभु याद आ रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर वो सनातन धर्म को मानने लगे हैं अचानक, राजनीतिक कारणों के लिए ही सही, तो कम से कम ये तो समझते कि श्री शब्द का अर्थ क्या है। सनातन धर्म में लक्ष्मी का प्रतीक है और लक्ष्मी के हाथों में हमेशा कमल ही शोभता है।
तो जहाँ तक उनकी बात रही भारतीय जनता पार्टी और प्रभु राम, तो आस्था में और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य में वो शायद अपनी बातों को मिश्रित कर रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगी, सनातन धर्म के प्रति अगर राहुल गांधी को इतनी ही निष्ठा थी तो अपनी यात्रा के दौरान गौ हत्यारे के साथ पीठ थपथपाते हुए वो नहीं चलते। जिस राम का नाम वो ले रहे हैं, प्रभु राम ने ये कहा था, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, मतलब मेरी जन्मभूमि जननी स्वर्ग से भी महान है। अगर राहुल गांधी वाकई में प्रभु राम के कथन को स्वीकारते तो जिसने भारत के टुकड़े होने का नारा दिया उसको अपनी पार्टी में शामिल नहीं करते और उसके संग यात्रा नहीं निकालते। राहुल उस पिच पर मोदी को पछाड़कर दूसरे चरण में गुजरात का वोट बटोरना चाहते हैं, जहां दूर दूर तक कोई है ही नहीं। गुजरात के लिए हिंदू हृदय सम्राट तो मोदी ही है। राहुल हिंदुत्व की पिच पर फिलहाल न्यूकमर हैं। हमें ज्ञान न दें भारत के संस्कृति को, 4 जन्म लगेगा पढ़ने में। जो मुगलों से डर गया वही आज मुसलमान बना हुआ। हम तो काली, दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, हम उनके उपासक हैं, इसलिए हमें कोई नसीहत ना दे। सवाल यह है कि माथे पर टीका, गले में कंठी माला और कैमरे पर जय सिया राम करने से क्या कांग्रेस को अगले राउंड में हिंदू वोटों का आशीर्वाद मिलेगा? इसे बीजेपी के ग्राउंड वर्क से समझते हैं। कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी ने गुजरात में चुनावी शोर शुरू होते ही जमीन पर हिंदू वोटर्स तक अपनी रीच बढ़ानी शुरू कर दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी बीजेपी काफी अग्रेसिव रही। राउंड 1 से पहले बीजेपी के 40% से ज्यादा ट्वीट्स और 35% से ज्यादा फेसबुक पोस्ट गुजरात कैंपेन से जुड़े रहे। उदाहरण के तौर पर इस दौरान बीजेपी के 310 ट्वीट्स में से 127 ट्वीट्स चुनाव से रिलेटेड रहे। बीजेपी के ऑफिशियल फेसबुक पेज से इस दौरान करीब 37% पोस्ट गुजरात से जुड़े हुए थे। राउंड 1 के बाद इसमें और तेजी आई और राउंड 2 से पहले हिंदू वोटर्स के घर घर पहुंचने के लिए सोशल मीडिया तक बीजेपी ने ही लीड ले रखी है। यानी गुजरात में खड़े होकर खड़गे का रावण वाला डायलॉग और मध्य प्रदेश से राहुल का जय सिया राम वाला नैरेटिव सिर्फ एक सियासी स्टंट बनकर रह गया। जमीन पर हिंदू वोटर मोदी के साथ ही दिख रहा है और मोदी भी बार बार सोशल मीडिया के जरिए अपने कोर वोटर्स को याद दिला रहे हैं कि उन्हें 5 दिसंबर को किसे सिक्योर करना है और किसे इग्नोर करना है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने सियाराम का मुद्दा उठा करके बीजेपी को उसी की हिंदुत्व के पिच पर घेरने की कोशिश तो की, लेकिन आपको बता दें कि इस रामलीला में एक बार फिर अध्यायों की सीक्वेंसिंग में उससे गलती हो गई, क्योंकि सियाराम का मुद्दा उठाने से पहले ही रावण के विवाद में कांग्रेस के नेता फंसते नजर आए और शायद वो ये भूल गए कि वो जिस हिंदुत्व के पिच पर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं वो उसका कोर एरिया है और जब वहां बीजेपी को घेरना है तो कांग्रेस को बहुत जबरदस्त होमवर्क करके उतरना पड़ेगा। या अल्लाह साबिर को मिले बना दे ताकि हम अपनी जिंदगी में दोबारा कोई बिल्किस ना दे। हिंदू वोट तो एकजुट है, मुसलमान वोटर्स का ध्यान किधर है? अब इसमें एक नया ट्विस्ट आया है। भाईजान के आंसुओं ने दूसरे चरण को इंटरेस्टिंग बना दिया है। ओवैसी फुल ऑन ध्रुवीकरण में बिजी है। कांग्रेस हिंदू और मुस्लिम दोनों को साधना चाहती है, जबकि ओवैसी खुल्लम खुल्ला मुस्लिम वोटों को अपने पाले में करने वाली स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। या अल्लाह साबिर को मिले बना दे ताकि हम अपनी जिंदगी में दोबारा कोई बिल्किस को ना देखें। अल्लाह साबिर को मिले बना दे कि हम अपनी जिंदगी में दोबारा कोई बिल्किस को ना देखें। अल्लाह साबिर को कामयाब बना दे अल्लाह, ताकि हम अपनी बेटियों को इस तरह बेबस ना देखें। या अल्लाह साबिर को मिले बना दे ताकि किसी बच्चे को चौराहे पर लाकर लटों से मारकर उसकी बेइज्जती ना हो। अल्लाह साबिर को कामयाब कर दे
ताकि इन गरीबों की एक आवाज उठे अल्लाह, इन गरीबों के ताकत मिले अल्लाह, अल्लाह कामयाब कर दे। ओवैसी भी चुनाव प्रचार में पूरा दम लगा रहे हैं। कल एक चुनाव प्रचार में वो रोने भी लग गए, इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं और लोगों को ऊपर वाले का वास्ता देके वोट मांग रहे हैं। देखिए, मैं इतना ही कहूँगी कि आंसू शायद इसलिए छलक रहे हैं क्योंकि उनको भी उनकी हार दिख रही है। ये बात सही है कि मुस्लिम वोटर्स के दिल में कुछ और चल रहा है। एक सर्वे के मुताबिक गुजरात के आधे मुसलमान पाला बदलना चाहते हैं, किसी और को चुनना चाहते हैं। तो क्या भाईजान ने इसीलिए पूरी प्लानिंग के साथ दूसरे चरण से पहले इमोशनल कार्ड खेला, मुसलमान वोटों के लिए बाबरी वाला एंगल फिट किया? जवाब सुनिए। कांग्रेस का कहना है कि आपके जो आंसू थे वो एक नाटक था, नौटंकी थी, आप लोगों को जो है बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे थे, इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे थे। अब देखिए ना, ये इनके नेता खुद मैदान छोड़ के भाग गए। चुनाव यहां हो रहा है तो उन्होंने वॉक ओवर दे दिया है भाजपा को। उनको तो यह होना चाहिए था, एक सभा करते हैं और उस सभा में अपने कैंडिडेट को वोट देने की अपील भी नहीं करते हैं और मध्य प्रदेश में बैठे हैं, तो उसके ताल्लुक से क्या कहेंगे? अगर हम बिल्किस का जिक्र करते हुए हमारे आंख में आंसू आ गए, आपके आंख में क्यों नहीं आते आंसू? आपने राहुल गांधी का जिक्र किया, इसलिए मैं पहले उस पर आ जाता हूं। अभी राहुल गांधी मध्य प्रदेश में, वहां पर उन्होंने जय सिया राम की फिलॉसफी बताई, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, भारत में महात्मा गांधी की हत्या के बाद ऐसे दो बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जिसको हम कभी नहीं भुला सकते। 6 दिसंबर 1992 को जिस तरीके से भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाई गई, सुप्रीम कोर्ट को झूठ बोला गया और उस वक्त केंद्र में सरकार कांग्रेस की थी और बाबरी मस्जिद के अतराफ में पूरे भाजपा के बड़े नेता थे। जब बाबरी मस्जिद के ताले खोले गए, जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, होम मिनिस्टर बूटा सिंह थे, बूटा सिंह की मौजूदगी में वो जो ऑर्डर पास हुआ, उस जमाने में कंप्यूटर नहीं था, 10 मिनट की हियरिंग में 60 पेजेस का ऑर्डर दिया गया था। मस्जिद में मूर्तियां रखी गई, जीबी पंत थे कांग्रेस के मुख्यमंत्री। तो ये उनकी फिलॉसफी है, इन लोगों की है, यही इसीलिए तो कहते हैं इस बारे में वो। तो आपको लगा पोलराइजेशन का भी जानबूझ के दिया गया क्योंकि वो यहाँ पर है नहीं, मुसलमानों की बात हो नहीं रही कांग्रेस की तरफ से, जानबूझ के किया? कांग्रेस हो या दिल्ली के मुख्यमंत्री की पार्टी हो या समाजवादी हो या राजद हो या जो कोई अपने आप को सोकॉल्ड सेक्युलर कहता है, वो वही पॉलिसी पे चल रहे हैं जो देश के प्रधानमंत्री ने 2014 से शुरू की, बल्कि गुजरात से शुरू किया था कि भारत की राजनीति से मुसलमानों को गायब कर दिया जाए, इनविजिबल कर दिया जाए। अब उसी तरह उसी राह पर ये लोग चल रहे हैं। तो ना मुसलमान का नाम लेंगे, मगर मुसलमान का वोट चाहिए। गुजरात के मुस्लिम मोहल्ले में भाईजान पहुंचते हैं तो पूरे गाजे बाजे के साथ, लेकिन उन्हीं के समुदाय के लोग ओवैसी को काले झंडे दिखाने लगते हैं। तो क्या ये राउंड 2 में ओवैसी का बाइकॉट है या फिर आखिर में दूसरे चरण का मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ चला गया? गुजरात चुनाव का जिक्र करते, कल आपकी जनसभा के दौरान हमने देखा कि किस तरह से वहां पर एक हंगामा खड़ा करने की कोशिश की गई है। तो कांग्रेस की तरफ से किया गया, कोशिश किया गया था। इसके साथ ही में कल जब आप पदयात्रा कर रहे थे तब काले झंडे भी दिखाए गए। कांग्रेस कह रही है कि लोग आपको पसंद नहीं कर रहे, वो हमारे कार्यकर्ता नहीं थे, लोग आपका विरोध कर रहे हैं। ऐसा है कि जब हम उस इलाके में, शाहपुर इलाका है वो, शाहपुर में जब हम दौरा कर रहे थे तो वहां पर खास तौर से मुस्लिम महिलाएं इतनी मोहब्बत से हमसे पेश आ रही थी, बुला बुलाकर सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद और दुआएं दे रही थी, फूल के माला पहना रहे थे खुशी में। तो वहां पर वो दरियापुर के जो मौजूदा विधायक हैं उनका घर है, तो उन्हीं के घर के ऊपर से थोड़े बहुत लोग खड़े हो गए। हम अपना पदयात्रा को रुके नहीं, हम चले गए सामने से, फिर पलट कर फिर आए, हम पूरा इलाका फिरे। अब ये लोग ये समझ रहे हैं कि ऐसा करने से कुछ फर्क पड़ेगा। जनता देख रही है, आप जो हरकत की है वहां पर, उन आपको दिख जाएगा 5 तारीख के दिन। एक लाइन में कहें तो लगभग तय है कि दूसरे चरण का चुनाव पोलराइज हो रहा है।
2002 वाली गर्मी फिर से लाने की कोशिश की जा रही है। गुजरात में दूसरे चरण का मतदान हमेशा हमने देखा है धार्मिक लाइन पर ध्रुवीकरण के आधार पर ही होता है। जो वोटिंग होती है वो हाईली पोलराइज्ड एनवायरनमेंट में होती है और ऐसे में कांग्रेस के लिए इस बार सबसे बड़ी चुनौती है कि अहमदाबाद की जो 3 मुस्लिम बहुल सीट है, दानी लीमड़ा, जमालपुर और दरियापुर, उसे वो बचा पाती है या नहीं, और यदि उसे ये सीट बचानी है तो उसे मुस्लिम वोट जो है उसको कंसोलिडेट करके रखना जरूरी है। लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि AIMIM उसमें सेंध मार सकती है। जिस तरह का आक्रामक प्रचार AIMIM ने किया है, कांग्रेस के लिए काफ़ी खतरा पैदा हो गया और इसीलिए कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है कि AIMIM को कांग्रेस बीजेपी की बी टीम साबित कर दे किसी भी तरह। उसके प्रयास कुछ हद तक कामयाब भी हुआ, हमने देखा है। ओवैसी का कई जगह पे विरोध भी हुआ है तो कई जगह पे उन्हें ज़बरदस्त समर्थन भी मिल रहा है। और मैं आपको बता दूं, इस बार अहमदाबाद की इन 3 सीटों पे चुनाव इसी बात पे डिपेंड करता है, परिणाम जो है वो इसी बात पे डिपेंड करता है कि मुस्लिम वोटों में किस प्रकार का डिवीजन होगा। मगर ध्रुवीकरण के मोर्चे पर एज किसे मिली? मुसलमान ओवैसी की पतंग उड़ाएंगे या कांग्रेस का पंजा मुस्लिम इलाकों में चलेगा? काफी टफ कॉल है। खास तौर पे हम देख रहे हैं कि धार्मिक लाइन पे जो प्रचार हो रहा है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, धार्मिक लाइन पर तो प्रचार करना या ध्रुवीकरण करना ये सरासर गलत है। सामने वाली पार्टी तो बरसों से इसी पर इलेक्शन लड़ रही है। सामने वाली पार्टी तो बरसों से इसी पर लड़ रही है भाई। बड़ा कंसर्न है, अगर हम बात करें सबसे बड़ी पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी की, उसका ये सबसे बड़ा कंसर्न है कि वोटों का ध्रुवीकरण होगा और एक तरह से फायदा इसका सीधा सीधा बीजेपी को होगा। नहीं, देखिए, अब वो तो फायदा किसको होगा नहीं होगा वो तो मैं बता नहीं सकता। वो तो जब पेटी खुलेगी ना तब जो है जाहिर होगा, तो वो तो खुलने के बाद ही हम बता सकते हैं। खुलने से पहले हम कैसे बताएं कि किसका ध्रुवीकरण हुआ, क्या हुआ? ऐसी बात नहीं। मेरा अंदाजा जहां तक है न्यूज़ के एतबार से कि भाई कोई कांग्रेस के वोट में जो है सीन मार रहा है तो कोई बीजेपी के वोट में भी सीन मार रहा है। पब्लिक का एक ही मूड है, बदलाव तो बदलाव, जो मैं देख रहा हूं रुझान, समझ गया। तो इस मर्तबा पब्लिक जो है उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। फिर चाहे वो ओवैसी की अपील क्यों ना हो, फिर नाम आप क्यों लेते हैं भाई, किसी की हो। नहीं, बट इन इलाकों में उन्होंने काफी प्रचार किया। आप देखिए, कल जिस सभा की बात कर रहे हैं आप, उन्हीं की सभा थी। हाँ, जो भी हो, मैं जाहिर बात है आप जानते हैं उन्हीं की सभा थी। मुझे बड़ी तकलीफ हुई, मैंने उसको देखा तो कि भाई वो कौम मानी जाती थी कि अहमदाबाद में उनके अंदर आपस में इत्तेफाक है, इत्तेहाद है। अब मैं तो भाई अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हमारी कौम को समझ बूझ दे और इत्तेफाक व इत्तेहाद दे। मैं दुआ कर सकता हूं। मतलब आपकी ये इच्छा है कि यूनाइट होके वोट करें? इच्छा नहीं होगी, ये बताइए किसकी नहीं होगी? मुस्लिम इलाकों में क्लैरिटी फिलहाल नहीं दिख रही है। हिंदू इलाकों में तो लहर मोदी की ही चल रही है। अब ऐसे में राउंड 2 बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है। मोदी का इम्पैक्ट हिंदू वोटों को इंटैक्ट किए हुए है, लेकिन विरोधियों को आपसी झगड़े में सेटबैक लगना तय माना जा रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।